हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम इस लेक्चर में विज्ञान के टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों की संभावना कम से कम 99% होगी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन छठवीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जो साइंस की बुक है, उससे लिए गए हैं। और ये हर एक क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें भी छठवीं से लेकर 10वीं तक का है। मतलब 10वीं तक की साइंस अगर हम कर लेते हैं तो मैक्सिमम हमारे चांसेस बनते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर आएगा। ठीक है, और ये इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस 30 क्वेश्चन के साथ अगर हम हर एक क्वेश्चन की अगर 5 डिटेल और डिस्कस करें तो कम से कम हर एक लेक्चर में 150 क्वेश्चन हम कम से कम कवर करते हैं। ठीक है, और अभी तक हम टोटल 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो इन्हें भी आप कंप्लीट कर लीजिए। जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता तब तक ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो इससे ये होगा कि आप एक परफेक्ट टाइम बना लीजिए कि रात को 9 बजे लेक्चर देखना है, मतलब देखना है। ठीक है, यदि एमपी पुलिस आपको जाना है, एमपी पुलिस में वर्दी चाहिए, तो कसम खा लो कि 9 बजे डेली से देखना है, 9:30 बजे तक। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप इससे जुड़े रहेंगे। ठीक है, और पर डे 30 क्वेश्चन अगर कंप्लीट होते हैं, कम से कम 150, कम 30 क्वेश्चन के साथ और 150 फैक्ट साथ में, तो 150-200 फैक्ट पर डे अगर रिपीट होते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर कोई मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल में मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो संपर्क किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हम मतलब ये बोल सकते हैं कि इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन होगा और 211, क्योंकि हम टोटल 210 क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। ठीक है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको विषम की पहचान करना है। ठीक है, वायु, मिश्र धातु, दूध और जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर, इसका क्या होगा, वायु। ठीक है, वायु एक क्या है, मिश्रण होगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आते हैं रियल क्वेश्चन अपने साइंस के, है ना, कि 212वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि एक तार के माध्यम से, ठीक है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। यदि किसी तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो ई होता है। ठीक है, और विद्युत धारा क्या होती है हमारे पास, आई। तो टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब कि हमारे पास ई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और आई की बात की गई है। इन तीनों में संबंध बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं यहाँ पर समझना कि Q बराबर से होता है NE। ठीक है, आवेश बराबर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन देखो, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो Q बराबर से NE होता है और I बराबर से होता है Q अपॉन टी होता है। ठीक है, आई बराबर से Q अपॉन टी होता है। तो I बराबर से Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NE, क्योंकि Q का मान क्या है, NE, तो Q की जगह हम लिख सकते हैं NE, और NE बटे क्या जाएगा, T। और T का अगर हम पक्षांतर करें, T का पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, IT अपॉन क्या होगा, E बराबर से काय का मान आ गया, N का मान। और हमसे यही पूछा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, तो आई टी अपॉन ई। ठीक है, आई टी अपॉन ई से प्रदर्शित करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। और आई क्या है, विद्युत धारा, टी क्या है, समय, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप पढ़ोगे इसे तो आपको 9th या 10th क्लास की पुस्तक में मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 213 कि प्रजनन के लिए फूलों की आवश्यक अंग कौन सा है। ठीक है, अगर प्रजनन होना है फूल में तो आवश्यक अंग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ बाह्यदल और पुंकेसर, सेकंड ऑप्शन है पुंकेसर और स्त्री केसर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ बाह्यदल और पंखुड़ियाँ, और फोर्थ ऑप्शन है पंखुड़ियाँ और स्त्री केसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर कि प्रजनन के लिए आवश्यक जो अंग होते हैं वो पुंकेसर होता है और स्त्री केसर। तो पुंकेसर होता है, ठीक है, ये पुरुष जननांग, और ये होता है मादा जननांग कौन, स्त्री केसर। यहाँ पर और चीज़ें याद रखना, थोड़ा ध्यान से सुनना जो भी चीज़ें मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कि जो पुतंतु होता है, ठीक है, पुतंतु पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। ठीक है, तो पुंकेसर को, ठीक है, पुंकेसर को पुष्पासन से कौन जोड़ता है, अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि पुंकेसर को पुष्पासन से कौन जोड़ता है, तो पुतंतु जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला रखना है यहाँ पर कि पुतंतु पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, फिर उसके बाद है पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो ये पुंकेसर होता है यहाँ पर हमें जो पुंकेसर दिया है इसके 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग के नाम आपको याद रखना है। पहला भाग होता है यहाँ पर तंतु, ठीक है, पहला भाग होता है तंतु। सेकंड भाग यहाँ पर होता है पराग कोष। ठीक है, सेकंड क्या होता है, पराग कोष होता है। ठीक है, सेकंड होता है पराग कोष, और थर्ड भाग जो होता है पराग कोष होता है, थर्ड भाग होता है योजी। ठीक है, तो तीनों भाग याद रखना कि पुंकेसर के 3 भाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तंतु, परागकोश और
यो जी होता है, ठीक है, यो जी होता है। फिर उसके बाद अगला आपको याद रखना है कि बीजांडों में मादा युग्मनज अंडाणु होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना कि जो बीजांड होते हैं उनमें मादा युग्मनज अंडाणु होते हैं। अगली चीज भी आपको याद रखना है कि पुमंग पुष्प का मादा जनन भाग है, ठीक है, जो पुमंग होता है वह पुष्प का मादा सॉरी नर जननांग है, क्या, पुमंग, और जो जयांग होता है वो मादा जनन भाग होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और क्वेश्चन हमारा क्या था कि फूलों के आवश्यक अंग कौन से हैं प्रजनन के लिए, तो पुंकेसर और स्त्री केसर। और जितने भी फैक्ट बताऊं अगर आप इसे कम से कम 2 बार सुनते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है आपको थोड़ा ये बोरिंग मारे, परंतु अगर पेपर निकालना है तो आपको बिल्कुल कष्ट सहने ही पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप कब तक भागोगे इन चीज़ों से, एक न एक दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 214 है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ठीक है, जो एक शुष्क सेल होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सेकंड है नाभिकीय ऊर्जा, थर्ड है गतिज ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो जो शुष्क सेल होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखोगे। और शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में ना रहकर शुष्क अवस्था में रहता है, मतलब ये अगर हम एक सेल मान ले तो इसमें जो विद्युत अपघटन होता है यह द्रव्य अवस्था में ना रहते हुए शुष्क अवस्था में रहता है, इसलिए इसका नाम शुष्क सेल है, ठीक है। और अगर हम शुष्क सेल की बनावट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का एक पात्र होता है, ये होता है जस्ते का पात्र, जिसको बोलते हैं हम जेडेन। यहाँ पर एक एनोड लगा होता है, ये होता है कार्बन का एनोड होता है, किसका, कार्बन का एक एनोड लगा हुआ होता है। और यहाँ पर अगर हम विलियन की बात करें तो 2 विलियन भरे होते हैं, एक होता है मैग्नीज हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है मतलब MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड होता है। और इसमें होता है एक अमोनियम क्लोराइड सॉरी NH4Cl। तो आपको याद रखना कि जो शुष्क सेल होता है पात्र किसका बना होता है, तो जिंक का बना होता है। ये जो पात्र जिंक का बना होता है इसे हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है, कैथोड, और ये माइनस का काम करता है। तो याद रखना है कि शुष्क सेल का पात्र जिंक का बना होता है जिसे कैथोड कहते हैं। इसमें जो प्लस चार्ज होता है वो एनोड पर होता है, और एनोड किसका बना होता है, कार्बन का। ये जो भाग है ये एनोड है और ये किसका बना होता है, कार्बन का। इसमें 2 विलियन भरे होते हैं, एक होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ठीक है, MnO2, और एक होता है यहाँ पर जो NH4Cl, ये एक विलियन होता है जिसे हम नौसादर के नाम से जानते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसका अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो कभी कभी विद्युत वाहक बल पूछ लेता तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना 1.5 वोल्ट। और अगर शुष्क सेल के यूज़ की हम बात करें तो टार्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में आदि जगह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और जो शुष्क सेल है ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। तो हम जो घड़ी में सेल यूज़ करते हैं या फिर हमारे टॉर्च में जो सेल यूज़ होता है ये होता है प्राथमिक सेल। और एक होता है द्वितीयक सेल जिनको रिचार्जेबल होता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रक की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी या आपके मोबाइल की बैटरी, ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है, क्योंकि आपको अगर आप एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ रहे तो भी इसमें से आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ रहा हूँ, हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। अगला पूछा है कि 1 वाट बराबर से कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाट किसका मात्रक है आपको ये पता है, तो ये शक्ति का, ठीक है, तो ये किसका मात्रक है, वाट है शक्ति का मात्रक। तो शक्ति बराबर से क्या होता है, तो कार्य, ठीक है, कार्य बटे क्या होता है, समय, तो कार्य बटे समय बराबर से होता है क्या, शक्ति। अब देखो शक्ति की जगह इन्होंने लिख के दिया है वाट लिख दिया है, पर शक्ति की जगह अगर वाट लिखा है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड। तो हम ये बोल सेकंड, ठीक है, सेकंड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाट बराबर से क्या होगा, जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 हो जाएगा आंसर। मतलब इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर सॉल्व करोगे तो आंसर तक पहुंचोगे। तो 1 वाट बराबर से क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम इसे कई बार देख चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर किसने, मेंडलीफ ने इसे दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217, और 217वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी स्थित वस्तु के स्थिर रहने, ठीक है, स्थिर हो जाएगा, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है।
मतलब कोई एक आर्टिकल दिया है, यदि ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर आपने गैलीलियो का नियम पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, या न्यूटन का पहला नियम पढ़ा होगा तो आप पढ़ा होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? तो वेग पहला ऑप्शन, सेकंड है बल, थर्ड है संवेग, फोर्थ है जड़त्व। ठीक है, तो ये जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व के गुण के कारण कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो जड़त्व का नियम कौन ने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। याद रखिएगा कि जो जड़त्व का नियम है कौन ने दिया था? गैलीलियो ने। परंतु जो जड़त्व के नियम को आधार मानकर ही न्यूटन ने पहला, दूसरा और तीसरा नियम दिया। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 218 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? मतलब ये जो चार धातु दे रखी है, ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती? तो पहला ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। दूसरा है पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। कैल्शियम, कैल्शियम का Ca। और एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? Al। तो इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो कि ठंडे या गर्म पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। जो एल्यूमिनियम है वह ठंडे या गर्म जल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बाकी जो आपको यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा था सोडियम, इसके बारे में भी आप बहुत कुछ जानते ही है कि इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 219 कि pH मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो, ये होता है pH स्केल। ठीक है, समझना यहाँ सारी चीज़ें। हम इसे यहाँ पर 7 को रिप्रेजेंट करते हैं बीच में। ये स्टार्ट पॉइंट होता है इसका 0 और लास्ट पॉइंट होता है 14। ठीक है, तो देखो ये हम इसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर pH मान कुछ नहीं होता, मतलब हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, उदासीन। ठीक है, उदासीन लवण यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा शक्कर। ठीक है, 7 pH मान किसका हो जाएगा? शक्कर का। यहाँ पर 7 ही pH मान हो जाएगा किसका? नमक का। और 0 से अगर हम इधर चलते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर होती है हाइड्रोजन की, एक मिनट, ये पूरा pH स्केल हो गया, ये हो गया 7 से जब हम इधर जाते हैं 0 की ओर, ठीक है, 7 से 0 की ओर जाते हैं तो H प्लस की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो 7 से हम 0 की ओर जा रहे हैं तो H प्लस सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और जब H प्लस आयन होते हैं तो हम इसे बोलते हैं अम्ल। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल। परंतु जब 7 से 14 की ओर जाते हैं, 7 से 14 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। जब 7 से 14 की ओर जाते हैं तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ते जाती है और इसे हम बोलते हैं क्षार का गुण। क्या बोलते हैं? क्षार का गुण। ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो हमें क्या बोला है कि 7 से 14 की ओर हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, OH माइनस सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख पाओगे। और जो ये pH स्केल मैंने बनाया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 और लास्ट पॉइंट क्या होता है? 14। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 14 तक होता है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि इस pH स्केल को किसने बनाया था, किसने दिया था? ठीक है, pH मान किसने दिया था? ये सोरेनसन ने दिया था। याद रखना, सोरेनसन ने दिया था। अगर बात करें कब दिया था तो 1909 में दिया था सोरेनसन ने। कब? 1909 में दिया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो 0 pH मान की बात करें कि सबसे कम pH मान किसका होता है तो HCl का होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सबसे ज़्यादा pH मान जो 14 होता है किसका होता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा pH मान होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और याद रखना कि जो हम एंटासिड यूज़ करते हैं, मतलब इनो पीते हैं, तो उसमें होता है MgOH होल ट्वाइस, MgOH। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका pH मान होता है 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आई होप हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 220वां कि इनमें से कौन सा पदार्थ ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की उपस्थिति गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है बोस आइंस्टीन संघनन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर प्लाज्मा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब की उपस्थिति में गैस की प्रकृति के आधार पर
एक विशेष रंग के साथ चमकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर इसमें और चीज़ें आप याद रखना चाहो तो इसी के आधार पर एक और बल्ब होता है, ठीक है। एक नाइट्रोजन बल्ब होता है। तो नाइट्रोजन बल्ब क्या होता है, ये एक लट्टू देखा होगा, पहले 10 रुपए का एक बल्ब आता था, उससे उसमें भरी होती थी नाइट्रोजन गैस। और जो आपके आसपास CFL लगे होंगे उसमें भरी होती है आर्गन गैस, ठीक है। और अपने आसपास आप अगर देखोगे तो कहीं जो टॉप एंड टाउन होता है वहाँ पर एक बल्ब होता है, उसे नियॉन बल्ब बोलते हैं, जो चमकीला दिखाई देता है उसे नियॉन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221वां कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार की आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। ये इस प्रकार की, और ये कौन ने दी है, मोजले ने 1913 में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक झिकझैक लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर एक झिकझैक लाइन होती है कुछ इस प्रकार की, और ये झिकझैक लाइन बताती क्या है कि इधर जो होगी वो होगी धातु, ठीक है। इधर क्या होगी, धातु, और इधर क्या होगी, अधातु होगी, ठीक है। ये आप याद रखना कि झिकझैक लाइन या इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोलते हैं। तो धातु किधर होती है, बाईं ओर, ये बायां होता है, तो बाईं ओर होती है क्या, धातु, और दाईं ओर होती है क्या, अधातु। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, तो बाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पाए हैं। अब अगर हम इस आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें बताने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2 4 5 चीज़ें तो याद ही रख लो, ठीक है। ये इस प्रकार की आवर्त सारणी बनती है। और आवर्त सारणी में अगर हम देखा जाए तो ये पहला ब्लॉक होता है। यहाँ पर ये 2 ब्लॉक जो होते हैं इसको बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको बोलते हैं क्षार धातु, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो होता है जिसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसे बोलते हैं हम क्षार धातु। और जो सेकंड वाला होता है उसको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। और उसमें क्या क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये बीच में होती है पूरी की पूरी ये धातु होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी धातु होती है। और ये जो धातु होती है ये होती है डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और जो डी ब्लॉक के धातु होती है उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस संक्रमण तत्व टोटल कितने होते हैं, तो ये भी याद रखना है, 35 होते हैं। कितने होते हैं, नंबर में 35 टोटल संक्रमण तत्व होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं पर आगे चल के हम कभी एक अलग से लेक्चर बना देंगे पीरियोडिक टेबल का, जिसमें कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन होंगे और एक अच्छा खासा लेक्चर होगा 2 से 3 घंटे का, जिसमें मैं खुद भी दिख रहा हूँ। तो एक हर एक छोटी छोटी चीज़ें उसकी कंप्लीट हम करा देंगे। अगला क्वेश्चन 222 नंबर का हो जाएगा कि ऐसे कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन सा पदार्थ है जो, ऐसा कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और साथ में क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं, मतलब अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं शायद पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप आपको पता होगा। ना भी पता हो तो ये रिपीट 1 2 बार शायद और कर देंगे हम, 1000 2000 3000 क्वेश्चन तक, तो सारी चीज़ आपको याद हो भी चुकी होगी। तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करने वाला धातु ऑक्साइड कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है अम्लीय ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रल ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं तो इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोलते हैं, जो होता है जेडेन का, ठीक है, जिंक का, प्लम्बम का और एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 हो जाएगा कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। जो पौधा होता है उनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जब जो बीज में परिवर्तित होता है, वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, सेकंड है अंडाशय, थर्ड है वर्तिका और फोर्थ ऑप्शन है बीजाणु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। जो बीजाणु होता है वह फाइनली किस में परिवर्तित होता है, बीज में परिवर्तित होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 4 से 5 लाइन में यहाँ पर जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये याद रख पाते हैं तो ये सोच लेना कि इस बीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे हमेशा और हमेशा बनेगा। तो एक पौधे में जो बीजाणु होते हैं बीज में परिवर्तित होते हैं, ये आपको याद हो गया, बीज में बीजाणु जो बीज में परिवर्तित होते हैं। सेकेंड आपको याद रखना है कि जो बीजांडसन होता है यह पेरिस्पर्म में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, मतलब हो जाता है। जो बीजांडसन होता है वह पेरिस्पर्म में परिवर्तित होता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको ये याद रखना है कि अंड कोशिका यह भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। तो आपसे अगर पेपर में कभी पूछे कि भ्रूण में परिवर्तित कौन होती है, तो
अंड कोशिका होती है। थर्ड आपको यह याद रखना है कि त्रिसंयोजक केंद्रक यह भ्रूण कोश में परिवर्तित होता है। तो भ्रूण में परिवर्तित होती है कौन? अंड कोशिका। और भ्रूण कोश में परिवर्तित कौन होता है? तो त्रिसंयोजक केंद्रक, ये आपको याद रखना है। और अंडाशय भित्ति का फूल भित्ति में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय भित्ति होती है वह फूल भित्ति में परिवर्तित होती है, ये आपको याद रखना है। और अंडाशय यह फूल में परिवर्तित हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और निषेचन के बाद क्या होता है? जो वर्तिकाएं और वर्तिका होगी, ठीक है, मतलब ये 6वीं और 7वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो निषेचन के बाद जो वर्तिकाएं और वर्तिका होती है वो मुरझा जाती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। पर क्वेश्चन के अनुसार बीज में कौन परिवर्तित होता है? तो बीजाणु। जो 4 से 5 लाइन मैंने बताई, आप अगर इसे 2 बार देख के याद करते तो आई होप आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु मेरे अनुसार हर लेक्चर को 2 बार जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 224वां कि किसी परिपथ में विद्युत धारा किसके द्वारा संभव हो पाती है? अगर हम विद्युत धारा की बात करें कि मान लो ये कोई परिपथ है, ये रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये बैटरी हो गई। और यहाँ पर हम एक कुंजी लगा देते हैं इस प्रकार से, और ये पूरा का पूरा परिपथ कंप्लीट कर देते हैं, ये प्लस और इधर माइनस। तो हम इतना जानते हैं माइनस से प्लस की ओर चलते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और जब कोई भी अगर विद्युत परिपथ हो तो उसमें धारा किसके माध्यम से प्रवाहित होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर। कि किसी परिपथ में विद्युत धारा किसके माध्यम से संभव हो पाती है, बहती है? तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। अब ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा और हमेशा माइनस से, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस से किधर चलते हैं? प्लस की ओर चलते हैं। चाहो तो डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये तो हुआ ठोस में, मतलब अगर आपके आसपास जो तार होगा, बिजली के खंभे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है। परंतु वहीं पर अगर हम बात करें कि जो द्रव्य होता है, जैसे पानी में अगर नमक डाल दिया जाए, ठीक है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो किसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो वहाँ जब भी लिक्विड की बात होती है तो वहाँ पर विद्युत धारा आयनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। आपको याद रखना है कि जब भी लिक्विड हो तो उसमें विद्युत धारा आयनों के माध्यम से प्रवाहित होती है, परंतु कोई भी ठोस हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? माइनस। अगला क्वेश्चन नंबर 225वां हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ठीक है। सिंपली गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 1/2 mv², सेकेंड ऑप्शन है mgh, थर्ड ऑप्शन है mu और फोर्थ ऑप्शन है ma, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा पहला हो जाएगा राइट आंसर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से, ठीक है, सॉरी ke, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि होता है 1/2 mv², ठीक है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो m है द्रव्यमान है, v है वेग है। वहीं पर जो mgh दे रखा है ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, जिसे हम pe से रिप्रेजेंट करते हैं। pe का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh ये क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होती है ऊंचाई, ठीक है। और ये सेकंड तो कोई फार्मूला है ही नहीं। थर्ड एक फार्मूला या फोर्थ एक फार्मूला हो जाएगा ma। तो F बराबर से होता है ma, ठीक है। तो ये बल का मात्रक है। बल बराबर से होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फाइनली गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 226वां जाएगा कि यदि हम धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा आपको पता ही होगा। तो यदि हम धोवन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, ठीक है, धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें क्या लेना है? धोवन सोडा लेना है। तो धोवन सोडा का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना, ठीक है। आप अगर केमिस्ट्री अच्छी करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, हर चीज़ आपको आने लगेगी और प्रैक्टिस सेट छोड़ना मत। तो धोवन सोडा की बात करें तो हम ये बोल रहे हैं कि Na2CO3 × 10H2O, ये धोवन सोडा हो गया। धोवन सोडा में 1 ml क्या मिलाना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl मिलाना है। तो फाइनली जो होने वाली प्रतिक्रिया में क्या बनेगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो इससे गैस निकलेगी कौन सी? CO2 गैस निकलेगी। कौन सी? CO2 गैस निकलेगी बुदबुदाहट के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? राइट आंसर। तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O, ये आप याद रख पाएंगे। और जब धावन सोडा का HCl के साथ क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CO2 होता है बस। और आगे हम देख लेते हैं कि अगर यहीं पर हम बात कर लें कि धावन सोडा का यूज़ और कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपको पता है एक तो घरेलू यूज़ में होता है और दूसरा होता है कागज़ या उद्योगों में, कागज़ उद्योगों में होता है। अगला क्वेश्चन है 227 नंबर का। और एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ यहाँ डिटेल जो बता रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा हो रही, तो आप लास्ट में कमेंट कर देना, हम अगले लेक्चर में कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बढ़ा भी सकते हैं और कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, तो थोड़ा मुझे भी लगेगा कि जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप और चीज़ें जानना चाह रहे हैं तो और अच्छी बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 227 है कि रितेश स्थान
ठीक है, वैसे यहाँ रितेश गलत लिख दिया है, रिक्त स्थान होगा, है ना। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक खालिस्तान है, ठीक है। तो इसका आंसर हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। और ये आया कहाँ से, वो चीज़ें देख लो। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि F बराबर से होता है G/m/r², ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक बोलते हैं। तो जब हम G का मान निकालते हैं तो इस G के मान की ही बात कर रहे हैं। ये होता है कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और ये याद रखना है कि इस दुनिया के कोई भी दो पिंड हो, मान लो आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में और मैं जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ या जहाँ से अपलोड हुआ है, हम दोनों के बीच में अगर जो बल लग रहा होगा, ठीक है, तो वो इतना बल लग रहा होगा, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 से आकर्षण होता है, ठीक है। मतलब हर वस्तु में आकर्षण होता है और उस आकर्षण का मान इतना होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 228वां हो जाएगा कि SI इकाई का भार क्या है। मतलब भार, SI इकाई में भार का जो मात्रक क्या है वो हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है डाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, न्यूटन। ये किसकी इकाई है, तो भार की इकाई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन और आलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। 9th क्लास का क्वेश्चन है कि यौन और आलैंगिक दोनों रूपों में क्या उत्पन्न होता है, वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रा, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर अमीबा, थर्ड ऑप्शन है एल्गे और एल्गी होगा वैसे, है ना, और फोर्थ ऑप्शन है कवक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि जो हाइड्रा होता है वो यौन और आलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है। और अगर हम बात करें तो जो हाइड्रा है ये सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव है। किसके संघ का, सिलेंट्रेटा का है, ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और पेपर में भी पूछा जाता है कि सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है। तो सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है निडेरिया, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं निडेरिया संघ। तो जो हाइड्रा है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो सिलेंट्रेटा संघ से है, या ये भी बोला जा सकता है कि वो निडेरिया संघ से है, ठीक है। ये भी याद रखना है हमको। आगे है कि इस संघ के, मतलब सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इस संघ के जो जीव होते हैं वो प्रजनन मुकुलन और लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार से करते हैं, ठीक है। और हाइड्रा जो होता है आमरत्व का गुण पाया जाता है। यहाँ पर स्पेशली हाइड्रा के बारे में एक चीज़ ये याद रखना है कि जो हाइड्रा है आमरत्व का गुण पाया जाता है, मतलब ये कभी भी मरता नहीं है, ये हमें याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इस संघ के जीव में बिंदु या स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया इस संघ के जो भी जीव होते हैं उसमें बिंदु या स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 हो जाएगा कि खालिस्तान कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना कि कार्बन के अपरूप होते क्या क्या है। तो कार्बन के अपरूप होते हैं कितने, 3 अपरूप होते हैं कार्बन के। एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुल्लेरीन। तो आपको तीनों अपरूप याद रखना है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, फुल्लेरीन, हीरा और ग्रेफाइट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीरे का अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। और जो हीरा है ये याद रखना कि हीरा जो प्राकृतिक स्रोत है इसका है किम्बरलाइट पत्थर, ठीक है। मतलब जो हीरा है किस प्रकार के पत्थर से प्राप्त होता है या किस प्रकार के पत्थर का बना हुआ है, तो एक किम्बरलाइट पत्थर का बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फुल्लेरीन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है, C60 होता है। फुल्लेरीन का फॉर्मूला क्या होता है, C60 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप याद रख पाओ तो बाकी याद रख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 231वां हो जाएगा कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो अब रिक्त स्थान भरने के लिए इसे पढ़ना पड़ेगा कि यदि एक पौधा एक समजीनी है, ठीक है, मतलब हाँ एक पौधा एक समजीनी है तो समलक्षणी खालिस्तान होंगे, ठीक है। और समजीनी का मतलब होता है जीनोटाइप है, ठीक है। एक पौधा क्या है, जीनोटाइप है, तो उसमें अभिलक्षण होंगे। तो पहला ऑप्शन है, मतलब अगर मैं इसे और बोलूं कि समजीनी का मतलब होता है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। जीनोटाइप मतलब होता है छोटा टी, सॉरी ये हो जाएगा डबल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर आपने 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को समझोगे, अदरवाइज आपके लिए कोई काम का नहीं, रटना पड़ेगा आपको। कि यदि एक पौधा
समजीनी है तो अभिलाक्षणिक खालिस्तान होगा। और समजीनी का मतलब होता है ये वाला गुण, ठीक है, 2 बार छोटे टी, 1 बार बड़ा आर और छोटा आर। तो पहला ऑप्शन है बोना और झुर्रीदार, सेकंड है लंबा और झुर्रीदार, थर्ड है बोना और गोल, फोर्थ है लंबा और गोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132वां। और जो पिछला क्वेश्चन था उसको पढ़ने के लिए आप कम से कम 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 232वां हो जाएगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। गलती से जीके का क्वेश्चन एक डल गया है, कोई बात नहीं। तो गुरु शिखर कहाँ पर है आपको पता होगी, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। और जो राजस्थान में है और कहाँ तक है, दिल्ली तक फैली गई है, कहाँ से, गुजरात से। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 99% स्टूडेंटों को पता होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 233 पे। तो उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसा विटामिन का नाम बताना है कि अगर वो कम हो गया तो हमारे शरीर से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, या चोट लगती है तो अत्यधिक खून बहता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन के और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि विटामिन के जो आरक्तता का गुण पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो कभी हमें चोट लग जाती है तो सबसे अधिक खून बहेगा, ठीक है। और विटामिन के का आपको नाम याद रखना है, विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, और इसे एक और नाम से जाना जाता है फिलोक्विनोन को। और अगला इसका जो फिलोक्विनोन, मतलब एक तो फिलोक्विनोन हो गया, दूसरा होता है नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। तो विटामिन के जो है इसको एक नेफ्थाक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है और फिलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये विटामिन के करता क्या है, तो ये जो रक्त स्त्राव रोधी विटामिन बनाता है, ठीक है। रक्त स्त्राव रोधी विटामिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है, कहाँ, यकृत में। तो यकृत में एक प्रोटीन बन रहा होता है, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन। तो वो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त स्त्राव को रोकता है और उसको बनाने में सहायक कौन करता है, तो विटामिन के सहायता करता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। वैसे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है सी, है ना, कन्फर्म। अब हम सी की बात करें कि विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है C6H8O6, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O6, ठीक है। विटामिन सी का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। ये याद रखना है कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, और इसका जो फॉर्मूला है या सूत्र है वो होता है C20, ठीक है, C20H29 और OH, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो विटामिन ए का, जिसे कहा जाता है रेटिनॉल, ये आपको याद रखना है। और जो विटामिन बी है इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो बी और सी है, विटामिन बी और सी ये जल में विलय होते हैं, ठीक है। और बी और सी को छोड़कर बाकी जितने भी बचेंगे वो सबके सब वसा में विलय होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। बाकी फाइनली जो क्वेश्चन का आंसर क्या था, विटामिन के, जो कि क्या करता है, तो अत्यधिक खून बहने लगता है, तब इसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 234वां, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और, अगला क्वेश्चन जो है 234 की लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो लोहा है गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है। तो इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्या करा है, अपने अनुसार तत्वों को जमाया है। तो ऐसी कौन ने इस प्रकार से जमाया था कि जो लोहा, कोबाल्ट और निकिल एक जैसे गुण रखते हैं, परंतु फिर भी उनको लोहे से दूर रखा था, कौन को, कोबाल्ट और निकिल को। तो ये किसने रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। कौन ने, डोबेरियर, ठीक है। डोबेरिन ने का जो त्रिक नियम था, उन्होंने क्या रखा था, इन्हें दूर रखा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम आएगा, है ना। इनने तो त्रिक नियम था, त्रिक नियम के सिर्फ 4 ही जोड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है होगा यहाँ पर राइट आंसर कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, उन्होंने लोहे को कोबाल्ट और निकिल से क्या रख दिया था, दूर रख दिया था, जबकि इन तीनों के गुण एक जैसे हैं। तो ये किसकी कमी है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 235वां कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। हम इतना जानते हैं कि जो चूने का पानी होता है, ठीक है, चूने का पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो ये दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो अगर हम चूने की बात करें, तो चूने के पानी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH
होल ट्वाइस, ये चूने के पानी का फॉर्मूला हो गया, प्लस इसमें CO2 जब प्रोवाइड करेंगे तो बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो CaCO3 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, तो बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर H भी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट कहीं पर है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर पहला होगा क्या, राइट आंसर। तो फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 236 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, भूतापी है और सौर ऊर्जा है। पर जीवाश्म को हम यूज़ अगर रेगुलर करते रहे तो एक समय आएगा तब ये खत्म हो जाएगा, परंतु पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा खत्म नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 237वां हो जाएगा कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला पता होना, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 14। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 1, और कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 3, तो 3 का गुणा कर दो, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17। तो फाइनली उसने बोला कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 17 होगा, तो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपको निकालते आता होगा, और नहीं आता होगा तो 9th क्लास की NCERT पढ़िए, सारी चीज़ें आपको आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238 कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, ठीक है। तो जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर कि 1.0003 होता है क्या, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 239वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10th का है ये, कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ ये क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया हो रही है, फिर यहाँ पर कॉपर और H2O समीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपचयन, सेकंड है वियोजन, थर्ड है पहला है उपचयन, सेकंड है वियोजन, थर्ड है अपचयन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रेडॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। समझो कि जब इसका कोई कंटेंट हट गया, ठीक है, कॉपर का कोई कंटेंट हट रहा है और H2 में जुड़ रहा है, मतलब दोनों में से एक एक का चेंज जब होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया एक साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा उसे ग्रहण करता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्लास 10th से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन 240वां, ठीक है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है ये भी, कि मान ले एक काल्पनिक रहा, ठीक है, मतलब ये बोलो, मान ले कि काल्पनिक रहा जिसका द्रव्यमान ग्रह है ना, ये ग्रह होगा, एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या है, आधा है। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर हम मान लूँ कि कितना है m, तो एक काल्पनिक द्रव्यमान मान रहे हैं जिसका कितना हो जाएगा m/2, और ये आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पेपर में, और बोल रहा है कि त्रिज्या 1/3 के बराबर हो। अगर पृथ्वी की त्रिज्या r होती तो अगला जिसको हम काल्पनिक मान रहे हैं उसकी त्रिज्या r/ कितनी मान रहा है, 3 मानने का बोल रहा है वो। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण ये वाला है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण का फॉर्मूला होता है G बराबर से, ठीक है, 1 मिनट में इसे मिटा रहा हूँ यहाँ। तो देखो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है, तो G बराबर से होता है कैपिटल G m/r², ठीक है। और जो हमने माना है वो काल्पनिक वाला कितना है, तो G बराबर से कैपिटल G, m का मान आधा हुआ मतलब m/2 हो गया, और r का मान आधा हुआ तो r का स्क्वायर, और r 1/3 हुआ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करोगे तो G बराबर से हो जाएगा कितना, G m/r² इंटू कितना हो जाएगा 9/2, मतलब कितने गुना हो गया, 9/2 गुना, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 9 बजे आप डेली आइए, ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए।